दोस्तों कहानी बहुत दिलचस्प और मुनफरिद होने वाली है, तो इस वीडियो को आखिर तक देखें। बहुत मज़ा आएगा। जैसे ही रात होती है अक्सर अम्मी और पापा के कमरे से ऊंची आवाज़ आती थी। एक दफ़ा मैंने फैसला किया कि जाकर देखूं कि वो किस बात पर लड़ रहे हैं। मेरा कमरा इनके कमरे के बिल्कुल साथ था। मेरे कमरे में एक छोटा सुराख था जो सीधा इनके कमरे में जाता था। ये सुराख छोटा था लेकिन इसके साथ दो तीन छोटे सुराख और भी थे। जैसे ही मैं अपने कमरे में गई मैंने इन सुराखों को ढूंढना शुरू कर दिया ताकि ये मालूम कर सकूं कि अंदर क्या हो रहा है। मैंने देखा कि वालिद साहब कुछ कह रहे थे और माँ इनसे इनकार कर रही थी, लेकिन फिर वालिद साहब ने कुछ कहा और माँ सुनते ही खामोश हो गई और वो अब्बा की राय मानने लगी। ये सब देखकर मुझे हैरानगी भी हुई और साथ ही इसमें दिलचस्पी पैदा हो गई। मैं खुद पर काबू न रख सकी, लेकिन अचानक वाला साहब की नज़र हम पर पड़ी। अगले दिन हम दोबारा देखने के लिए राज़ी हो गए। दोस्तों हम आपको शुरू से पूरी कहानी सुनाते हैं। प्लीज़ पूरी वीडियो कहानी आखिर तक सुने। बराए करम मेरे साथ रहें। मेरा नाम सहर था और मैं कराची से थी। हमारा घर बहुत खूबसूरत है। मैं अपनी माँ और वालिद और दादी के साथ रहती थी। मैं अपनी खाला और चचा की लाडली थी, इसलिए मेरी परवरिश बहुत प्यार से हुई थी। वालिद साहब ने हमेशा मेरी हर सही और गलत ख्वाहिश पूरी की थी, इसलिए सब लोग बहुत मुझे अपनी प्यारी और लाडली बेटी कहते थे। मेरी उम्र 19 साल की थी, लेकिन मेरा जिस्म 19 साल का लगता नहीं था। खुद खाल को देखकर कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि मैं इतनी कम उम्र की हूँ, क्योंकि मेरा जिस्म 35 साला औरत जैसा था। शायद इसी वजह से मेरी अपनी कुछ आदतें बहुत गंदी थी, जैसा कि देर तक जागने रहना, तकरीबात में जाना और गैर ज़रूरी तौर पर अपने आप को बुरा दिखाना, जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया है। हमारा काफ़ी घर कुशादा था, जिसमें 5 से 8 कमरे थे। एक कमरे में मेरी माँ और पापा रहते थे, दूसरे कमरे में मैं और तीसरे कमरे में मेरे दादा और दादी रहते थे। वो अब काफ़ी बुरे हो चुके थे, इसलिए वो अपना ज़्यादा वक्त अपने कमरे में गुजारते थे। मैं दूसरे कमरे में, जो सबसे खूबसूरत कमरा था, इसमें रहती थी। बाकी कमरे खाली पड़े थे। जब मेहमान आए तो गलती हो तो इसकी सज़ा तो दी जाती है। वालिद की उम्र 46 साल थी और माँ की उम्र 32 साल थी। माँ बाप की शादी छोटी उम्र में ही हो गई थी, इसलिए वो अब भी काफ़ी जवान नज़र आते थे। वालिद एक कामयाब फैक्ट्री के मालिक थे जो अपना ज़्यादातर वक्त अपने कारोबार में सर्व करते थे। हालांकि माँ जवान थी और खूबसूरत भी थी, लेकिन वो कदरे पुराने ज़माने के ख्यालात की थी। वो अपना ज़्यादातर वक्त घर के कामों में गुजारा करती थी और वो अपना ज़्यादातर वक्त अपने बहन भाइयों और अपने दादा दादी के साथ गुजारती थी, जितना मैं अपनी माँ को के साथ वक्त गुजारती थी। और मुझे लगता था कि जब वालिद के रिश्तेदारों की बात आती है तो मुझे लगता है कि माँ इन्हें वो तवज्जो नहीं देती थी जिसकी इन्हें ज़रूरत थी। इसके तमाम जज्बात और घरेलू ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकती थी और यही वजह थी कि वो अक्सर छोटी छोटी बातों पर झगड़ते करते रहते थे। एक रात खाने के बाद हम सब सोने के लिए अपने कमरों में चले गए। अचानक अम्मी और पापा के कमरे के अंदर से आवाज़ें आने लगी। काफ़ी बातें और बहस हो रही थी। इनका कमरा मेरे साथ ही था, इसलिए इनकी आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थी और वो लड़ रहे थे। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, ऐसा नहीं था कि वो पहली बार बहस कर रहे थे, लेकिन इस दिन मैं वाकई में ये जानना चाहती थी कि मैंने ही लड़ाई शुरू करवाई थी। मैं सीधा इनके पास जाकर मालूम करना चाहती थी, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि वो मेरे सामने शर्मिंदा हो, लिहाजा मुझे पूछना पसंद नहीं आया। लेकिन मैं वाकई ये जानना चाहती थी कि जब मैं खुद को रोक ना सकी तो मैंने उठकर देखने की कोशिश की। मेरे कमरे में एक सुराख था जो सीधा माँ और बाप के कमरे में जाता था। वो सुराख ज़्यादा पुराना नहीं था, लेकिन इसमें 2-3 जगह और भी सुराख थे। मैंने इन सुराखों से झांकने की कोशिश की, लेकिन मुझे कुछ खास नज़र नहीं आया। फिर मैंने अपने कमरे की लाइट बंद कर दी ताकि जागना आसान हो जाए और मैंने दोबारा सुराख से देखने की कोशिश की। मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। मैंने अपने माँ बाप को इस तरह पहले कभी नहीं देखा था। वो माँ से कुछ कह रहे थे और माँ इनकार करती रही थी। मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था, लेकिन मेरी नज़रें इन पर जमी हुई थी। वो आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन मैं इनकी तरफ नहीं बल्कि इस गैर मामूली मंजर की तरफ देख रही थी। थोड़ी देर बाद वाला साहब ने माँ को कुछ दिखाया जिससे माँ नाराज़ हो गई, लेकिन फिर उन्हें शर्मिंदगी से नीचे देखा। फिर शायद माँ को कुछ एहसास हुआ और उन्होंने इशारे से अब्बा को करीब बुलाया। इसके बाद वो ऐसा बर्ताव कर रहे थे जैसे कोई नई दुल्हन एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार कर रही हो। तकरीबन 2 घंटे बाद माँ ने अपने कमरे में खुद को संभाल लिया। मैंने लाइट्स बंद कर दी और सो गई। अब चूंकि इनके कमरे में अंधेरा था और मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था, मैं अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। ये सब देखकर मेरी नींदें उड़ गई। मैं वही मंजर देखती रही जो कुछ देर पहले देखा था। मेरे दिल में एक ख्वाहिश पैदा होने लगी, काश कोई हो जो मेरी तन्हाई दूर कर दे, जो मुझे सच्ची मोहब्बत दे। मैं इसी सोच में गुम थी और मेरा दिमाग उलझने लगा। मैं अपने दिल में बेचैन रहने लगी। मेरा जिस्म अजीब सा महसूस हुआ। मुझे बेहिसी महसूस हुई। इस वक्त मेरे पास मेरी मदद करने वाला कोई नहीं था, लेकिन अचानक मुझे लगा जैसे कोई मेरी तरफ देख रहा है। मैंने ज़्यादा अहमियत नहीं दी और मैं अपने ख्यालों में खो गई। मैं
बहुत थक गई थी कि मैं सो गई। अगली सुबह माँ ने आवाज़ दी, फ़ातिमा उठो, सुबह के 7 बजे हैं, क्या आज यूनिवर्सिटी नहीं जाना है? अम्मी की आवाज़ सुनकर मैं उठी और वॉशरूम चली गई। मैं वहाँ गई, लेकिन कल रात का मंज़र फिर से ज़हन में आने लगा। मैं बेचैन रहने लगी और मैं गर्म पानी से नहाई और मैंने अपने दिमाग को सुकून दिया। और फिर मुझे बेहतर महसूस हुआ। जैसे मैं यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार हुई, मैं बाहर आई तो मेरे कपड़े खाने के टेबल पर पड़े हुए थे। मैं अपने वालिद से मिली। मैं हर सुबह इन्हें सलाम करती थी। इस दिन मैंने इन्हें इज़्ज़त से सलाम किया और मैं इनके साथ वाली कुर्सी पर बैठकर नाश्ता करने लगी। थोड़ी ही देर में यूनिवर्सिटी की बस आने वाली थी, इसलिए मैंने जल्दी से नाश्ता किया और बाहर निकल आई। लेकिन आज जाने का दिल नहीं कर रहा था, इसलिए वापस घर आ गई। मैंने बहाना बनाया कि मेरी यूनिवर्सिटी की बस चली गई थी। जब भी मेरी बस जाती, मेरे वालिद मुझे यूनिवर्सिटी में उतार देते। मेरी माँ ने मेरी बात सुनी और कहा, सहर अपने वालिद से कहो कि वो तुम्हें यूनिवर्सिटी में छोड़ दें। मैंने कहा, बाबा जल्दी से तैयार हो जाओ, मुझे देर हो रही है। बाबा ने मुस्कुरा कर कहा, तुम इस वक्त तक मोटरसाइकिल के पास जाओ, मैं तब तक शर्ट पहन लूँ। और बाहर आकर बाबा का इंतज़ार करने लगी। अमूमन बाबा मुझे यूनिवर्सिटी में गाड़ी में उतारने जाते थे, लेकिन आज मेरे इसरार पर उन्होंने मुझे मोटरसाइकिल से उतार दिया। वो मुझे छोड़ने पर राज़ी हो गए और मेरा मंसूबा कामयाब हो गया। लेकिन बाकी थोड़ा एहसास था, फिर भी मुझे यकीन था कि बाबा के आने पर सब ठीक हो जाएगा। मैं मोटरसाइकिल पर इनके पीछे बैठ गई और हम यूनिवर्सिटी के लिए रवाना हो गए। मेरी यूनिवर्सिटी हमारे घर से 50 किलोमीटर के फासले पर थी। सुबह का वक्त था और सड़कें तकरीबन खाली थी। जब हम तकरीबन 35 किलोमीटर के फासले पर थे तो मैंने बाबा से कहा, बाबा मैं मोटरसाइकिल को थोड़ा चला सकती हूँ क्या? सड़क खाली है, कोई खतरा नहीं है। बाबा ने कदरे हिचकिचाते हुए कहा, ठीक है, लेकिन मैं हैंडल नहीं छोड़ूंगा। और मेरी तरफ से उन्होंने हैंडल को अपने दोनों हाथों से पकड़ा और आहिस्ता आहिस्ता मोटरसाइकिल चलाने लगे। लेकिन अब मेरी बारी थी, मैं मोटरसाइकिल चला रही थी। इस तरह मजाक उड़ाते हुए मैं यूनिवर्सिटी पहुंच गई और यूनिवर्सिटी पहुंचते ही मैंने बाबा को फिर से अलविदा कहा। ये सब देखकर बाबा थोड़ा परेशान हो गए, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी ऐसा रवैया नहीं दिखाया था। मुझे यूनिवर्सिटी में छोड़कर बाबा वापस घर चले गए, लेकिन यूनिवर्सिटी पहुंचकर भी मेरे जहन में वही ख्यालात गर्दिश कर रहे थे। मेरा दिल चाहता था कि मैं बाबा के साथ गाड़ी में बैठूं। अब पता नहीं चला मुझे क्या हुआ था। मेरे अंदर कैसा तूफान उठ रहा था कि मुझे कुछ करने का सोचने लगे। मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई। ये क्या हो रहा था? शायद ये मेरी ज़िंदगी का पहला मरहला था और शायद दिलो दिमाग में बढ़ती हुई तन्हाई और तवज्जो की कमी थी। कभी कभी इंसान के अंदर एक ऐसा तूफान उठता है कि वो खुद नहीं जानता और वो अपने ख़्यालात से खौफ़ज़दा हो जाता है। बहरहाल मैं इन्हीं सोचों में घर पहुँची तो दोपहर के करीब 3 बजे के करीब घर पर कोई नहीं था। मेरी अम्मी कहीं बाहर गई हुई थीं और बाबा अपने दफ्तर में थे। यूनिवर्सिटी से वापस आकर मैं बाथरूम गई और फ्रेश होकर बाहर आई। मैं बहुत थकी हुई थी, इसीलिए मैं खामोशी से बिस्तर पर लेट गई। कब आंख लगी मुझे पता ही नहीं चला। जब मैं बेदार हुई तो शाम के 5 बज चुके थे। फिर मैं नहाई और अपने कपड़े बदले। मैंने कुछ मुख्तलिफ कपड़े पहन रखे थे। बाबा के आने का वक्त हो गया था, लेकिन मेरी अम्मी को मालूम नहीं था कि वो कब आएंगे। शाम 7 बजे किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई तो मैं भागी। मैं दरवाज़ा खोलने लगी तो महसूस हुआ कि बाबा के आने का वक्त हो गया है। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, बाबा ने मेरी तरफ देखा, मुस्कुराए और बोले, सहर बेटा, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। ये सुनकर मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि मेरा मंसूबा कामयाबी की तरफ बढ़ रहा था। घर आकर बाबा फ्रेश होने के लिए अपने कमरे में चले गए। जब वापस बाहर आए तो बाबा ने फ़ौरन खाने के लिए बोला, तो मैं खाना बनाने किचन में चली गई। थोड़ी देर बाद बाबा भी किचन में आए और वहीं खड़े खड़े बातें करने लगे। मैंने मुड़कर बाबा की तरफ देखा तो मुझे लगा कि इनका ध्यान किसी और की तरफ था। मुझे लगा जैसे मेरी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। मैं खामोशी से वहीं खड़ी रही। इतने में खाना तैयार हो गया तो मैंने बाबा को खाना दिया और अपनी परेशानी दूर करने की कोशिश करने के लिए रूम में चली गई। मैं बाहर निकली तो देखा कि अम्मा आई थी। मैं इनको घर में देखकर हैरान रह गई, क्योंकि मैं बाबा के साथ कुछ वक्त तन्हाई में गुजारना चाहती थी और इनसे अपने दिल की बात करना चाहती थी। लेकिन अब जबकि अम्मा आ गई थी, मुझे मौका नहीं मिल सका कि मैं बाबा के साथ बैठ सकूं, उनसे साथ बात कर सकूं, बाबा को बता सकूं जो मेरे दिल में था। और ना अम्मा को नहीं बता सकती थी। अम्मा के आने के बाद बाबा भी कुछ परेशान थे। वो परेशान थे क्योंकि ना तो अम्मा इनके साथ मोहब्बत से पेश आती थी और ना ही बाबा को अपने करीब आने देती थी। खाने के बाद बाबा ने मुझसे कहा, सहर चलो बाहर सैर के लिए चलते हैं। बाबा मुझे घर से बाहर ले गए। जब मैं बाहर आई तो इनका मूड थोड़ा बदला हुआ था और उन्होंने कहा, चलो एक फ़िल्म देखने चलते हैं, कई दिनों से अकेले वक्त नहीं मिला। ये सुनकर मेरे दिल में बहुत से प्यार पैदा हुआ कि वो मेरे साथ अकेले वक्त गुजारेंगे। हम कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर मोटरसाइकिल पर सवार होकर सीमा घर पहुंच गए। रास्ते में हमने अम्मा को फ़ोन किया और बताया कि हम फिल्म देखने आए हैं। सीमा घर में पुरानी फिल्म लगी हुई थी, इसलिए वहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं थी। वहाँ तकरीबन 50 से 80 लोग थे। बाबा की अक्लमंदी देखकर मैं बहुत खुश हुई। अगर वो चाहते तो नई फिल्म का इंतखाब कर सकते थे, लेकिन वहाँ बहुत हजूम था और बाबा हमें एक साथ अच्छा वक्त नहीं दे सके, इसलिए उन्होंने सबसे महंगा टिकट खरीदा और हम बालकनी में चले गए। हम बैठ गए। सब कुछ हिसाब के मुताबिक हो रहा था। बालकनी में एक जोड़ा भी था जो हमसे कुछ फासले पर बैठा था। हम दोनों बहुत
सुकून महसूस कर रहे थे। थोड़ी देर बाद फ़िल्म शुरू हो गई, लेकिन सच पूछो तो मेरा ध्यान फ़िल्म पर नहीं था, मेरा ध्यान बाबा की तरफ था। वो मेरी तरफ देख रहे थे। मुझे नहीं मालूम था कि किससे शुरुआत करूँ। मैं बाबा का सहारा पाने के लिए बेचैन हो रही थी। इस वक़्त मुझे ऐसा लगा जैसे किसी कीड़े ने मेरा पाँव काट दिया हो। मैं फ़ौरन खड़ी हो गई। बाबा ने पूछा, क्या हुआ? मैंने कहा, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी कीड़े ने मेरा पाँव काट दिया हो। बाबा ने कहा कि अगर तुम्हारे पाँव को फिर से कीड़े ने काट दिया तो तुम ऐसे करना, मेरे नशिस्त में आ जाना। मैं बैठ गई। 4 से 5 मिनट बाद मैं दोबारा खड़ी हो गई, लेकिन इस बार किसी ने मेरा पाँव नहीं काटा। मैं जानबूझकर खड़ी हुई थी। बाबा हंसे और बोले, सहर मेरी नशिस्त पे आ जाओ। मैंने कहा, नहीं बाबा, जिस तरह एक कीड़ा मेरा पाँव काट रहा है वो आपको भी काट देगा। बाबा मुस्कुराए और बोले, एक काम करो, मेरे रिश्ते में आओ। मैं इस सब के लिए तैयार थी। बाबा ने जैसे ही ये कहा, मैं इनके पास बैठ गई। जैसे ही मैंने पर्दे की तरफ देखा, इसमें एक छोटी सी मासूम लड़की लग रही थी। थोड़ी देर बाद बाबा ने मुझे कुछ पैसे दिए और कहा कि बेटी फूड कॉर्नर से खाना ले आओ। मैं बाहर गई और वापस आने तक बहुत सा खाना ले आए। फ़िल्म शुरू हो गई। मैं बाबा के पास बैठी हुई थी कि मैंने कहा, बाबा मुझे आपके साथ फ़िल्म देखकर बहुत मज़ा आ रहा है। बाबा मुस्कुराए और कहा, एक मिनट ठहरो, उठो बैठो, अंधेरा था, मैं कुछ नहीं देख सकती थी। बाबा ने कहा, बैठो। मैं फिर इनके पास बैठ गई। थोड़ी देर बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरे दिल में जो चल रहा है वो बाबा के दिल में भी चल रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं कह रहे थे। फिर मैंने बाबा को एक इशारा दिया। बाबा मेरा इशारा समझ गए। जिस तरह अम्मा बाबा का साथ देती है। हम दोनों वहाँ काफ़ी देर लुत्फ़अंदोज़ होते रहे। अब हम दोनों मुकम्मल तौर पर मुतमिन थे। हम बहुत थक चुके थे। 2 घंटे बाद फ़िल्म ख़त्म हुई। जैसे ही लाइट चली, मैंने खुद को दुरुस्त किया। सबके जाने के बाद हम दोनों हालात से बाहर आ गए। आपको आज की कहानी कैसी लगी? कहानी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार करें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।